Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum class and welcome back to another new lecture for the course of numerical solution for PDEs. This is lecture number 8. Previous अपने lecture में हमने डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के ऊपर बात की थी। हमने डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का जो मैकेनिज्म है वो डिराइव किया हुआ था और एक एग्जांपल पर उसको अप्लाई किया हुआ था। हमने कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल उस पर सॉल्व नहीं किए थे टाइम की कमी की वजह से। तो आज के लेक्चर में उस मैकेनिज्म का जो मैटलैब कोड है वो जनरेट करेंगे और कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे और इस तरह मिलते जुलते जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे उन पे इंशाल्लाह डिस्कशन होगी। So the overview of this lecture is we will recall the examples from the previous lecture। ठीक है, वो जो एग्जांपल हमने सॉल्व किया हुआ था तो उसको दोबारा से एक नज़र देखेंगे। जो मैटलैब में जो नेसेसरी कोड्स वगैरह है उन पे बहस होगी कि मैटलैब से उस सिमुलेशन को किस तरह किया जा सकता है। अच्छा, सोल्यूशन की ग्राफ्स के जो टेक्निक्स है, जो तरीके हैं, उस पे बात होगी। ठीक है, और एरर एनालिसिस पे बात होगी। एरर एनालिसिस का मतलब ये है कि जो सोल्यूशन हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम का, तो वो सोल्यूशन कितना एक्यूरेट है। यूजुअली दो तरीकों से एरर एनालिसिस किया जा सकता है कि आपने एक सोल्यूशन अप्रॉक्सीमेट कर लिया तो सिंपली आप उस सोल्यूशन को सब्स्टिट्यूट कर दें उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो इक्वलिटी में जो भी कमी बेशी होगी वो सामने आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आपका अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन किस हद तक डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर किसी तरीके से हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्ट सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एग्जैक्ट सोल्यूशन और अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन के दरमियान जो डिफरेंस है उसको भी एनालाइज किया जा सकता है कि हमारा जो अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन है ये एग्जैक्ट सोल्यूशन के साथ कितना एग्री कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों पे इंशाल्लाह बात होगी आज के लेक्चर में। जो एग्जांपल हमने कंसिडर किया हुआ था तो वो इस तरह का एग्जांपल था y डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय y प्राइम ऑफ x प्लस b y ऑफ x इज इक्वल टू 0। एक सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें ये a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। हम इसमें कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर a और b की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे तो डिफरेंट प्रॉब्लम एक बनेगा। अच्छा, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो दो कंडीशंस की जरूरत होती है, y एट 0 और y डैश एट 0। यूजुअली हम यूज करते हैं इस तरह की कंडीशंस को। जो इनिशियल पोजीशन है सोल्यूशन का और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दोनों y1 और y0 और y1 दोनों रियल क्वांटिटीज होगी और नॉन क्वांटिटीज होगी। इस प्रॉब्लम पे हमने डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन का टेक्निक अप्लाई किया हुआ था। तो डीटीएम के एप्लीकेशन के बाद ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन था ये कन्वर्ट हो गया था दो इस तरह के रिकरेंस रिलेशन में। ठीक है, ये रिकरेंस रिलेशन प्लस दीज टू कंडीशंस, ये कंडीशन हमें इनिशियल जो पोजीशन थी उससे मिली थी और ये जो कंडीशन है ये हमें मिली थी इनिशियल वेलोसिटी से। यानी इन दोनों कंडीशन से ये दो कंडीशंस मिली थी। अब अगर फॉर एग्जांपल हमें सोल्यूशन कैलकुलेट करना है तो हमें इस रिलेशन को सिमुलेट करना होगा। k इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर y एट 1 होगा, यहाँ पर y एट 0 होगा, तो y एट 0 और y एट 1 से y एट 2 बन जाएगा। ठीक है, तो एक लूप की मदद से हम इसको सिमुलेट कर सकते हैं। फॉर लूप हमने लगा लिया तो उससे सिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ये सारी वैल्यूज मालूम हो जाएगी किसी स्पेसिफिक एक स्केल लेवल तक, तो हमारे साथ सोल्यूशन इसी तरह की शेप में होगा। समेशन k इज इक्वल टू 0 अप टू m y एट k x पावर k। स्टूडेंट, यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारा जो टेलर सीरीज का जो ओरिजिन है वो 0 है, यानी x माइनस 0 होल पावर k है। ठीक है, x नॉट की जगह मैंने 0 रखा हुआ है, तो 0 के करीब करीब मैं सोल्यूशन को देखने की कोशिश करूंगा। ठीक है,
अच्छा, प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमारी इस तरह की समीशंस पर डिटेल के साथ डिस्कशन हुई है। इस तरह की समीशंस को मैट्रिक्स शेप में एक्सप्रेस किया जा सकता है y एट x इज इक्वल टू y मल्टीप्लाइड बाई x ट्रांसपोज, जिसमें ये वेक्टर y डिपेंड है c0, c1, c2, cm, यानी यहाँ पर जो कोएफिशिएंट्स बनेंगे वो वैल्यूज, ठीक है, सोल्यूशन के सीरीज एक्सपेंशन के जो वैल्यूज है वो वैल्यूज। और x ट्रांसपोज x हमारे साथ ये होगा 0, x पावर 1, x पावर 2 अप टू x पावर m। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से जो m टर्म अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन है वो हमारा बन जाएगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स फॉर्म क्यों जरूरी है? क्योंकि हमने मैटलैब में इसको करना है, तो मैटलैब में इस तरह की चीजों को हम यानी एक वेक्टर्स में ही रख सकते हैं, ठीक है। अब ये वेक्टर y के कैलकुलेशन के लिए हमें यूज करना होगा ये रिलेशन, ठीक है। तो एक लूप स्टार्ट कर लेते हैं, फॉर k इज इक्वल टू 0 अप टू m, ठीक है। 0 अप टू m माइनस 2 करेंगे, क्योंकि अगर m तक यहाँ पे करेक्शन कर ले m माइनस 2, ठीक है। फिर लिख लेंगे l इज इक्वल टू k प्लस 1 y एट l प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस a steric k प्लस 1 y एट l प्लस 1 प्लस b steric y एट l डिवाइड बाई k प्लस 2 इंटू k प्लस 1। अच्छा, ये l हमने क्यों इंट्रोड्यूस कर लिया? l हमने इसलिए इंट्रोड्यूस कर लिया क्योंकि k की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 से, तो जब k की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये जो टर्म है ये y एट 0 हो जाएगा। तो y एट 0 का मतलब यहाँ पर ये होगा कि वेक्टर y में 0 पोजीशन, जो कि होता नहीं है हमारे साथ प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली तो हम ये कह सकते हैं कि यार 0 पोजीशन पे ये है, 1 पोजीशन पे ये है, लेकिन जब मैटलैब में काम करेंगे तो वेक्टर में 0 पोजीशन नहीं होता, वेक्टर में 1 पोजीशन होता है। तो जस्ट पोजीशन को चेंज करने के लिए मैंने ये न्यू वेरिएबल l इंट्रोड्यूस कर लिया और उसको इक्वलेंट रखा k प्लस 1 के, जिससे फर्क ये पड़ेगा कि k को अगर 0 वैल्यू असाइन हो जाएगी तो l होगा 1, ठीक है। तो y एट 3 वही वैल्यू प्रोवाइड करेगा, यहाँ पर y एट 2 जो सेकंड वैल्यू है वही बनेगी, ठीक है। और y एट 1 यानी वेक्टर की जो पहली वैल्यू है वही कंसिडर होगी। जब ये लूप सिमुलेट हो जाएगा तो हमारे साथ जो सोल्यूशन के कोएफिशिएंट्स है सारे कोएफिशिएंट्स बन जाएंगे। अब हमारा काम ये है कि एक फंक्शन वेक्टर भी जनरेट कर ले। तो एक नया लूप स्टार्ट कर लेते हैं, पार k इज इक्वल टू 0 अप टू m, l इज इक्वल टू k प्लस 1, x एट l इज इक्वल टू x पावर k। यहाँ पर l इज इक्वल टू k प्लस 1 मैंने इसलिए रख लिया क्योंकि अगेन यहाँ पर k की वैल्यू है 0 से स्टार्ट हो रही है, तो 0 पोजीशन वेक्टर में कोई होता नहीं है, तो 0 पोजीशन की बजाय हम वैल्यूज को एक यूनिट आगे यानी प्लेस करते जाएंगे। तो x एट l पहले पोजीशन पर आएगा x पावर 0, दूसरे पोजीशन पर आएगा x पावर 1, तीसरे पोजीशन पर आएगा x पावर 2 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इन दोनों लूप से हमारे ये जो वेक्टर्स है, एक ये वेक्टर भी बन जाएगा और ये वेक्टर भी बन जाएगा। अब जो सोल्यूशन है उसको हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। सिंपली हमने क्या करना है, y स्टेरिक ट्रांसपोज ऑफ x, ये कमांड लिख लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो समेशन की शेप में हमारे साथ सोल्यूशन आ जाएगा और इसी नाम के साथ, साल नाम के साथ वर्क स्पेस में हमारा सेव हो जाएगा। अगर इसका ग्राफ बनाना है या इसको एनालिटिकली देखना है, तो अगर देखना है हम वर्क स्पेस से ऐसे ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर इसका प्लॉट बनाना है तो हम ये कमांड यूज करेंगे, ez प्लॉट सोल्यूशन SOL फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। अब एरर एनालिसिस स्टार्ट में भी बात हुई थी, इस पे एरर हम दो तरीकों से कर सकते हैं। या पहला तरीका तो ये है कि जो सोल्यूशन आपने कैलकुलेट कर लिया है उसी सोल्यूशन को जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का है सोल्यूशन उसमें सब्स्टिट्यूट कर दे, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के डिफरेंस को एरर से रिप्रेजेंट कर दे। या अगर फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन किसी तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन और अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन दोनों के दरमियान डिफरेंस को एरर से रिप्रेजेंट कर दे। तो इसी तरह से हमारा जो एरर है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्चुनेटली जो प्रॉब्लम हम कंसीडर कर रहे हैं उसको उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए
जो मैटलैब में कोड्स मौजूद है, ये कमांड dsol कमांड यूज होता है। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक सिंबल्स कलेक्ट करना है yt, ठीक है, और दूसरी एक वैल्यू डिपेंड करनी है dy, जिसका मतलब होगा डिफरेंशियल ऑफ y, यानी y का डेरिवेटिव। अब dsol कमांड आप इनिशिएट कर ले और इसमें 3 इनपुट्स आपने डालने हैं। हर एक इनपुट कामा की मदद से सेपरेटेड होगा, ठीक है। पहला इनपुट है ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है वो, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल प्राइम, जिसको डिफरेंट कोड्स मैटलैब कोड्स में हम डी डबल एफ ऑफ y कामा 2, तो इसका मतलब होगा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू 2 प्लस a स्टेरिक y प्राइम, ये हमारा दूसरा टर्म हो गया, प्लस बी स्टेरिक वाई, ये हमारा तीसरा टर्म हो गया, एस इक्वल टू 0। डी साल में जब आपने इनपुट्स देने हैं और इक्वलिटी का साइन हो तो आपने डबल इक्वलिटी यूज करनी है, ठीक है। ये डबल इक्वलिटी का साइन आपने याद रखना है अपने साथ। ये हमने डी साल कमांड को अपना डिफरेंशियल इक्वेशन बता दिया, ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ आपने दो इसके जो कंडीशंस है वो भी बताने हैं, तो कामा लगा ले और पहला जो कंडीशन है y एट 0 जो कि y नॉट के इक्वलेंट है वो लगा लेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू इज अगेन डबल, ठीक है। और दूसरा जो कंडीशन है dy एट 0 इज इक्वल टू y1, तो वो इसी तरह लग जाएगा, ठीक है। जब ये कोड हम मैटलैब से रन कर लेंगे तो इस प्रॉब्लम का जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है अगर पॉसिबल होगा तो वो कैलकुलेट हो जाएगा और EXAC इसी नाम के साथ हमारे वर्कस्पेस में सेव हो जाएगा। अब दो तरह की दो चीजें हैं हमारे साथ, एक एग्जैक्ट सोल्यूशन भी है प्रॉब्लम का और दूसरा एम टर्म अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन भी मौजूद है। तो हम अगर एरर देखना चाहते हैं तो एरर हमारा होगा या सोल्यूशन यानी अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन और एग्जैक्ट सोल्यूशन के दरमियान जो डिफरेंस है एब्सोल्यूट डिफरेंस है, ठीक है। एब्सोल्यूट डिफरेंस को हमने रिप्रेजेंट कर लिया एरर से। अब इस एरर को ग्राफिकली विजुअलाइज करने से पता चलेगा कि हमारा जो सोल्यूशन है वो किस हद तक एग्री कर रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स अपने मैटलैब की स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि ये सारी चीजें किस तरह मैटलैब में होगी हमारी। अच्छा, तो क्लियर ऑल कमांड डाल देंगे। इसका मतलब ये होगा कि वर्क स्पेस में अगर प्रीवियस कोई इस तरह की एंट्रीज मौजूद है तो ये सारी एंट्रीज कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। एक सिंबल डिपेंड कर लेंगे सिंपल्स टी, एक स्केल पहले से डिसाइड कर लेंगे कि m इज इक्वल टू 10 या 20, यानी हमने कितने टर्म तक अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन इसका कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं 10 लगा देता हूँ या 5 लगा लेता हूँ, ठीक है। 5 टर्म सोल्यूशन हमने कैलकुलेट करना है। इसके बाद जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो पैरामीटर्स है उन पैरामीटर्स को डिपेंड कर लेंगे। ये जो पैरामीटर है ए और बी, ठीक है, इन दोनों पैरामीटर्स को डिपेंड कर लेंगे। ए मैंने रख लिया 1, बी मैंने रख लिया 2, आप अपने चॉइस पे कोई और भी वैल्यू लगा सकते हैं। इसके बाद जो प्रॉब्लम में इनिशियल कंडीशन हमें दी गई है y0 और y1, इनको भी डिपेंड कर लेंगे। y1 मैंने 1 रख लिया और y0 मैंने 1 रख लिया, y1 मैंने रख लिया -1, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप डायरेक्टली सोल्यूशन के जो कोफिशिएंट्स है उनको कैलकुलेट करना होगा। यहाँ तक जितने भी मटेरियल्स हैं ये सारे मटेरियल्स उसमें आते हैं पैरामीटर्स ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ से जनरेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर ऑफ सोल्यूशन, यहाँ से सोल्यूशन की जनरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। सोल्यूशन का जो कोएफिशिएंट वेक्टर है y, कैपिटल Y से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो पहले पोजीशन पे मैं लगा लूंगा y0 और दूसरे पोजीशन पे मैं लगा लूंगा y1, ठीक है।
अब जिस तरह का लूप हमने डिजाइन किया हुआ था, पार के इज इक्वल टू 0 अप टू m-2, ठीक है, m-2 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर y ऑलरेडी l+2 तक जा रहा है, तो m-2 तक जाएगा तो m-2+2m हमारे साथ सोल्यूशन का साइज बनेगा। ठीक है, तो एक नया वेरिएबल l इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, l इज इक्वल टू k+1, और ये सिर्फ पोजीशनिंग के लिए होगा क्योंकि k की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, तो y एट 0 कोई पोजीशन होता नहीं है। यहाँ पर इसी 11 नंबर स्टेप में भी आपको पता चलेगा कि ये y एट 1 हमने लगाया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा लूप का स्ट्रक्चर है वो बता देंगे, y एट l+2 इज इक्वल टू माइनस a स्टेरिक k+1 स्टेरिक y एट l+1 प्लस b स्टेरिक y एट l डिवाइड बाई k+1 स्टेरिक k+2। अच्छा, ये जो पेरेंथेसिस है इनका आपने इंतहाई समझदारी के साथ इसका यूज करना है कि कोई इस तरह के टर्म्स ना आ जाए जिससे मीनिंग ही इसकी चेंज हो जाए। ठीक है, तो बहुत ही समझदारी और सोच समझ के साथ इसको यूज करना है। अच्छा, 13 टू 16 जो लूप है ये जब जनरेट हो जाएगा तो इससे कोएफिशिएंट वेक्टर सारा बन जाएगा। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट करना क्या है, हमें फंक्शन वेक्टर जनरेट करना है, k इज इक्वल टू 0 अप टू m x एट k+1 इज इक्वल टू टी पावर के। मैं t यूज कर रहा हूँ, आप x यूज कर सकते हो, कोई भी और वेरिएबल आप यूज कर सकते हो। तो मैं अपना सोल्यूशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मैं t पावर k लगा लूंगा। ठीक है, यहाँ तक यहाँ पे कोएफिशिएंट वेक्टर भी अपना बन जाएगा। अब सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, सोल्यूशन इज इक्वल टू y डायरेक्ट ट्रांसपोज ऑफ x, और फौरन ही इसका प्लॉट बना लेते हैं, एग्जैक्ट प्लॉट साल ऑन द डोमेन 0 टू 1। ठीक है, तो ये कोड रन करते हैं, इससे हमें जो प्रॉब्लम का सलूशन है वो हमारा बन जाएगा। अच्छा, पाइप टर्म अप्रॉक्सीमेट सलूशन ये है हमारा माइनस टी पावर पाइप, एक मिनट, ये हमारा पाइप टर्म अप्रॉक्सीमेट सलूशन है प्रॉब्लम का, और जिसका ग्राफ यहाँ पर हमारे साथ स्क्रीन पे मौजूद है, ये ग्राफ। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये हमारा सोल्यूशन कितना एक्यूरेट है, क्या ये उस सोल्यूशन उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है भी या नहीं है। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने पहले कहा था कि दो तरीके से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, या तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, और या उसी प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सोल्यूशन कैलकुलेट करके कंपेयर कर लेते हैं दोनों को। ठीक है, तो ये हमारे साथ पहले पाइप टर्म का सोल्यूशन बन गया मैटलैब में। अगर फॉर एग्जांपल हमें ज़्यादा टर्म्स चाहिए तो हम यहाँ पे m इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 20 कर देंगे और रन कर देंगे, तो 20 टर्म सोल्यूशन, इस तरह ये लास्ट लाइन पे जो सोल्यूशन नज़र आ रहा है, ये बहुत बड़े बड़े कोएफिशिएंट्स इसके बने हुए, टी पावर 20 इसमें मैक्सिमम पावर है, तो 20 टर्म सोल्यूशन हमें इस तरह मिल जाएगा। ठीक है, और उसका ग्राफ भी बन जाएगा इधर। अब वेरिफिकेशन के लिए कि यह सोल्यूशन कितना एक्यूरेट है, हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सोल्यूशन कैलकुलेट कर देंगे। एग्जैक्ट सोल्यूशन का जो तरीका मैंने बताया हुआ था उस तरीके पे करेंगे, से सिंबल्स वाई टी डिफाइन कर लेंगे, डी वाई इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ वाई, और एग्जैक्ट लिख लूंगा मैं एग्जैक्ट सोल्यूशन। मेरे साथ मैं इसको नाम दूंगा कि इसी नाम से एग्जैक्ट सोल्यूशन को सेव कर दो। डी साल कमांड शुरू कर देंगे और इसमें एक इनपुट डाल देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डबल प्राइम प्लस ए वाई प्राइम प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, और दूसरा डाल देंगे इनिशियल कंडीशन वाई एट 0 इज इक्वल टू वाई नॉट, और डी वाई एट 0 इज इक्वल टू वाई वन। यहाँ पे मैंने वाई नॉट और वाई वन यूज किया हुआ है
तो ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस इन स्टेप्स में डिफाइन किए हुए हैं। वाई नॉट भी डिफाइन किया है, वाई वन भी डिफाइन किया है, बल्कि यहाँ पे डिफाइन किया। तो अगर चेंज करना हो तो यहाँ एक ही जगह पर चेंज करेंगे तो सारे कोड में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अम, ये हमारे साथ एग्जैक्ट सोल्यूशन इस कमांड से बन जाएगा। होल्ड ऑन लगा लेते हैं और इसको भी प्लॉट कर एग्जैक्ट को भी प्लॉट करते हैं फ्रॉम 0 to 1, या इस तरह करते फ्रॉम 0 to 2 देख लेते हैं कि 0 to 2 पाइप टर्म सोल्यूशन को एग्जैक्ट सोल्यूशन से कंपेयर करते हैं। तो ये हमारा दोनों सॉल्यूशंस हमारे साथ स्क्रीन पे इस तरह आ रहे हैं। वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। पहला जो ग्राफ है ब्लू कलर का, ब्लू कलर का जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन को। जो हमने पहले नंबर पर प्लॉट किया हुआ है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और जो हमारा रेड कलर का ग्राफ है, रेड कलर का ग्राफ हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जैक्ट सॉल्यूशन को। तो अगर सॉल्यूशन के पहले पाइप टर्म हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन है कुछ हद तक एग्री कर रहा है, मींस 0.8 तक दोनों एग्रीमेंट में है, और 0.8 के बाद इसकी जो एग्रीमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। जिस तरह से स्टार्ट पे मैंने कहा था कि जो पावर सीरीज है तो वो जीरो के नेबरहुड में ही फंक्शन के साथ एग्री करती है। ठीक है, तो टाइम t इज इक्वल टू 1 के बाद जो हमारा एग्जैक्ट सोल्यूशन है और अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन है उन दोनों में डिफरेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल हमें ज़्यादा टाइम के लिए सोल्यूशन की ज़रूरत है तो हमें क्या करना होगा? हमें जस्ट सिंपली अपने कोड्स में जो लेवल ऑफ सोल्यूशन है उसको चेंज करना होगा। ठीक है, यहाँ पर हम 5 टर्म कैलकुलेट कर रहे थे तो अभी मैं 10 टर्म कैलकुलेट कर देता हूँ कि क्या सीन बनता है इससे। तो 10 टर्म का सोल्यूशन आप लोग देख सकते हो कि दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के बिल्कुल एक दूसरे के साथ एग्री कर रहे हैं। ब्लैक जो लाइन नजर आ रहा है वो हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, और जो ऊपर ऊपर ब्लू कलर का ग्राफ नजर आ रहा है तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन है। तो एट m इज इक्वल टू 5 हमारा सॉल्यूशन टाइम t इज इक्वल टू 1 तक एग्री कर रहा था, और हमने जब स्केल इंक्रीज कर लिया 2 तक बढ़ा लिया तो हमारा सॉल्यूशन t इज इक्वल टू 2 तक एग्री कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमें 0 to 5 सोल्यूशन को देखना है, इधर भी 0 to 5 कर देंगे कि 0 से लेकर 5 तक सोल्यूशन का क्या बिहेवियर है, तो सिमुलेट करने के बाद पता चल जाएगा कि हाँ, तो 2 तक हमारा सोल्यूशन एग्री कर रहा है, और 2 के बाद एक सोल्यूशन एग्जैक्ट सोल्यूशन और अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन दोनों के दरमियान काफी हद तक डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो यही न्यूमेरिकल स्कीम्स में ये होता है कि आपको डोमेन के मुताबिक उसका स्केल लेवल सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एरर पे।
एग्जैक्ट सोल्यूशन भी, एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट तो हमने कंपेयर कर लिया। अब एरर का एस्टिमेट देख लेते हैं, एरर डिपेंड कर लेते हैं एग्जैक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेट, जिसको हमने साल कमांड से यूज किया हुआ है। और दूसरे फिगर में, फिगर 2 में एरर को प्लॉट कर देते हैं, एरर प्लॉट ऑन 0 to 2। तो 0 to 2 हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट के दरमियान जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो क्या है। तो ये मेरे साथ फिगर 2 में एरर का ग्राफ बन गया। दिस इज नॉट रीडेबल अप टू नाउ, लेकिन इसको आप रीडेबल बना सकते हो, थोड़ी सी एडिटिंग कर ले। यहाँ पे इधर क्लिक कर ले और प्रॉपर्टी एडिटर ओपन करके वाई एक्सिस के स्केल को लीनियर से हटा के लॉग पे कर दे, तो आपके साथ ये कुछ एस्टिमेट इस तरह आएगा। अब इसको रीड किस तरह करना है, एट टाइम t इक्वल टू 0.4 पे जो एरर है वो है 10 पावर माइनस 10। मीन्स टाइम t इक्वल टू 0.4 पे हमारा जो सोल्यूशन है वो 10 डेसिमल प्लेस तक एग्री कर रहा है। टाइम t इक्वल टू 1 पे जो सोल्यूशन है वो 10 पावर माइनस 6 यानी 6 डेसिमल प्लेस तक एग्जैक्ट सोल्यूशन के साथ एग्री कर रहा है। जिस तरह टी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो उसी तरह जो एरर है हमारा वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज द एरर ऑफ द सोल्यूशन। एक और तरीका ये होता है कि हम देख ले कि क्या एम के इंक्रीज करने से हमारा जो एरर है वो डिक्रीज हो रहा है या डिक्रीज नहीं हो रहा। तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पर एम एम पे एक लूप स्टार्ट, पार एम इज इक्वल टू 5 with two difference up to 14। ठीक है, एंड और होल्ड ऑन लगा लेंगे। तो m इज इक्वल टू 5 7 और इस तरह जो कॉन्फ़िगरेशन हमने बताई है उसके हिसाब से जो एरर होगा वो सारा एरर हमारे सामने इस तरह कैलकुलेट हो जाएगा। y एक्सिस को जब हम लॉग स्केल पे ले जाएंगे तो अम, पहला जो ग्राफ है ये ग्राफ, दिस इज द एरर पर m इज इक्वल टू 5। ठीक है, जब हम m को इंक्रीज कर लेते हैं, 7 कर लेते हैं, ये गलत है, तो 7 पे हमारा ये एरर है। ठीक है, इस तरह m इज इक्वल टू 9 पे जो एरर है वो और भी ज्यादा कम हो जाता है। m इज इक्वल टू 11 पे जो एरर है वो उससे भी ज्यादा कम हो जाता है। m इज इक्वल टू 13 पे जो एरर है वो और भी ज्यादा कम हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा मेथड है वो कन्वर्जेंट मेथड है। कन्वर्जेंट मेथड का मतलब ये होता है कि अगर आप स्केल लेवल बढ़ा रहे हो तो उसका इफेक्ट आपके एरर पे किस तरह आ रहा है। अगर आपका एरर डिक्रीज हो रहा है तो हम कहते हैं कि दिस मेथड इज स्टेबल एंड दिस इज कन्वर्जेंट। अगर फॉर एग्जांपल डिक्रीज नहीं होता तो फिर वो नॉन कन्वर्जेंट मेथड्स होते हैं जो कि बहुत ही कम फिर यूज होते हैं। और तो स्टूडेंट्स, ये इस तरह से आप लोग अपने प्रॉब्लम्स को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इस एक और भी स्टडी कर लेंगे, पर m इज इक्वल टू 7 रख लेंगे और जो को मॉडल को चेंज कर लेंगे, -2 कर देंगे, इधर लगा लेंगे 5, इनिशियल कंडीशंस भी चेंज कर लेंगे। तो फिर देखेंगे कि क्या इसका सोल्यूशन क्या बनता है। अच्छा, एंड का कमांड वो भी हटाना है, हमने फॉर लूप को हटा दिया लेकिन एंड कमांड हमने जोड़ दिया था। तो प्रॉब्लम्स की स्पेसिफिकेशन चेंज करने के बाद जो ऑटोमेटिकली सोल्यूशन होगा और उसका प्लॉट होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे सामने इस तरह आ जाएगा। ठीक है, आप जो हमारा अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन है, जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है टाइम t इक्वल टू 1 तक, वो कंप्लीट एग्रीमेंट में है। आपको मजीद अगर ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो आप स्केल लेवल को बढ़ा दें। ठीक है।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कपल सिस्टम्स पे बात होगी कि कपल सिस्टम्स को किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से। फिर उसके बाद आगे जाके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पर इंशाल्लाह इसको अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस पर प्रैक्टिस कर ली। आई होप सो कि कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं पे है कम्प्लेक्सिटी है या समझ नहीं आ रही चीज़ें, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। तो आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।